एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 5.1। और देखिए जो आपके पास लेसन 5.1 है, हालांकि जो 5 लेसन है उसका नाम है यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय, यही इस पाठ का नाम है। और देखिए बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है वह क्वेश्चन 1 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है कौन असत्य है, इसके बारे में आपको दिखाना है बच्चों। देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि सत्य और असत्य जो कथन है, सत्य और असत्य कथन को कह रहा है छांटिए। ये क्वेश्चन आपका 1 है और इस क्वेश्चन में सत्य असत्य को छांटना है, हमें इसके बारे में बताना भी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कहता है कि एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अच्छा बच्चों देखो, ये पहला आपका दिखा रहा है कि हमें कह रहा है कि एक रेखा से केवल एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ज़रा देखो, अगर मैं इसका उत्तर बताऊं, हालांकि उत्तर में आप लिखेंगे कथन असत्य है, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना है क्या ये कथन जो हम कह रहे हैं ये सत्य है, और अगर असत्य है तो कैसे है। जरा सोचो, हमारे पास एक अगर बिंदु है ये, तो क्या केवल हम लोग एक ही रेखा ऐसे खींच सकते हैं? हम तो अनेक ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, मानी इससे अनंत रेखाएं खींचे जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ये वाला जो आपका है वह गलत आपका है। अच्छा देख लो बच्चों, दूसरा हमारे पास कहता है कि कह रहा है इसमें कि दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ये हमसे पूछ रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। हालांकि अगर आप इसका भी उत्तर लिखते हैं तो इसका भी उत्तर मेरे दोस्त असत्य होगा, असत्य है। अच्छा, आप इसको प्रूव करके दिखाएंगे क्यों असत्य है। मान लो ये कि ये बिंदु है, ये कि ये बिंदु है। हम दो बिंदु से अगर एक रेखा खींचें तो केवल एक ही रेखा को हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि असत्य दिखा रहा है, इसलिए ये जो रेखा है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, असत्य है। आइए दोस्त, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। कहता है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये जो कथन है ये भी असत्य है मेरे दोस्त, क्योंकि एक रेखा को सत्य है, ये सत्य है क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों ओर हम लोग अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि दो वृत्त बराबर हों तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। सत्य है ये, दो वृत्त अगर बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होती है, बराबर होती है। देखिए कैसे मेरे दोस्त, अगर मान लो हमारे पास क्या है, दो वृत्त है इस तरीके से, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, ठीक है। अगर दोनों वृत्त के त्रिज्याएं बराबर होंगे, ये भी आर है, ये भी आर है, तो वृत्त भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अच्छा देख लो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नांकित में कुछ मान दिए गए हैं और इस मान से बताना है कि हमें ये जो क्वेश्चन है सही है कि नहीं। कह रहा है कि निम्नांकित आकृति को आप देखिए, जैसे ए बी बराबर पी क्यू है। देखो ये भी है तो ये भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, पी क्यू यहाँ पर देख रहे हैं, पी क्यू यहाँ पर है, यानी जो ए बी है पी क्यू के बराबर है और जो पी क्यू है एक्स वाई के बराबर है। तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? एकदम होगा। ये कथन आपका क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से ये 5 सवाल था जिसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि कौन सत्य है कौन असत्य है। अच्छा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो ये कुछ इसमें हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसका हमें परिभाषा लिखना है। एक समांतर रेखा दिखाई दे रहा है, एक लंब रेखा दिखाई, एक रेखाखंड, एक वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, इन सब का परिभाषा ही बताना है। तो आइए पहले हम देखते हैं समांतर रेखाएं। तो आप कहेंगे कि समांतर रेखाएं के परिभाषा में कि ये वे रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु पर न मिले, वे समांतर रेखाएं कहलाते हैं। जैसे मान लो समांतर रेखाएं की बात हुई, जो कभी नहीं मिलती है उसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। जैसे मान लो कि ये रेखाएं हैं, समांतर रेखा के उदाहरण में एक ये रेखा है, ठीक है, और एक ये रेखा है। आप इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसीलिए ये दोनों रेखाएं क्या हैं भाई, समांतर है। ठीक है, आ जाओ। दूसरा अब हमारे पास आता है जिसका नाम होता है लंब रेखा, समझ रहे हो। तो लंब रेखा की परिभाषा में दो रेखाएं या रेखाखंड या किरणें लंब रेखाएं कहलाती है यदि ये प्रतिच्छेद करें और समकोण बनाएं। समझ रहे हो, दो रेखाएं हैं, देखो यहाँ पर उदाहरण में मान लो कि यम एक रेखा है, यल एक रेखा है, और दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और प्रतिच्छेद ऐसे कर रही हैं जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लंब रेखा। अब देखिए तीसरा आपका है रेखाखंड। तो रेखाखंड की परिभाषा में कह सकते हैं कि रेखा के उस भाग को जिसके दो अंतः बिंदु होते हैं उसको रेखाखंड कहते हैं। देख रहे हैं, देखिए ये बिंदु है ए और एक बी है, तो दो बिंदु जब ए और बी देख रहे हैं तो इसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। अपरिभाषित पद के रूप में क्या हो सकता है, रेखा और बिंदु, ये अपरिभाषित बिंदु है। अच्छा आ जाओ बच्चों, वृत्त की त्रिज्या हम लोग देखते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा होगी कि एक तल में बिंदुओं की वह समूह, देख लो, एक तल में बिंदुओं का वह समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है, एक वृत्त कहलाता है। तो वृत्त की परिभाषा हो गई, और इस स्थिर बिंदु और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच के दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, जबकि स्थिर बिंदु वृत्त का क्या हो, केंद्र हो। अच्छा देख लो, इसका भी अगर आप फिगर बना कर दिखाएँ तो दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र और इसके परिधि के मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। देखो मैं खींच रहा हूँ, ये इसी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र और परिधि के मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अच्छा देख लो, वृत्त की त्रिज्या के बाद आप जब आगे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाता है, क्या क्वेश्चन नंबर आता है कि तीसरा नंबर, ठीक है, कि तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि नीचे दी गई जो बातें आपके लिख रही है इसमें कि नीचे दी गई, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। नीचे जो दी गई अभिधारणाएं हैं उन पर क्या करना है, विचार करना है। तो पहला कहता है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। तो देखो बच्चों, हम इसको कैसे हल करेंगे। तो क्या कहा है क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि यदि दो बिंदु ए और बी दिए हों तथा उनके बीच में स्थित एक बिंदु सी होता है, तो वह बिंदु तीनों एक दूसरे के संरेख पर एक ही रेखा पर स्थित होंगे, ये आपको दिखाना है। ठीक है, क्या कहा कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 बिंदु है, एक आपके पास क्या है, ए है, एक आपके पास बी है और एक आपके पास सी है, तो तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बच्चों आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ सेकेंड नंबर पर। कह रहा है कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। अच्छा देख लो, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु हैं जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। अच्छा देख लो ध्यान से, क्या करना हम लोग को कि एक रेखा है और एक बिंदु ए यहाँ पर है, एक बिंदु बी यहाँ पर है, लेकिन जो सी है इस पर स्थित नहीं है। देख रहे हो, ए है, बी है, लेकिन सी इस पर स्थित नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन का वैसे हम लोगों ने बता दिया कि एक बिंदु है जो सी इस पर स्थित नहीं है। अच्छा देख लो बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास हम लोग। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन के पास अब हम लोग चल रहे हैं।
4 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर 1/2 ए बी। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट भी कीजिए। अच्छा देख लो ध्यान से बच्चों, आप क्या करेंगे, दिया है ए सी बराबर बी सी, आपने लिख दिया। एक ऐसा रेखा खींचना है कि ए और बी दोनों किनारों पर हो, सी आपका बीच में हो। तो मुझे बताओ, सब लोग जानते होंगे कि ए सी, देखो यहाँ पर ए सी, क्योंकि ए सी और बी सी दोनों बराबर है, तो पहले तो ए सी बराबर बी सी लिख लो और दोनों पक्षों में ए सी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो बच्चों यहाँ इस तरीके से, ठीक है। देखो ध्यान से कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एक रेखा इस तरीके से दिया, 4 को हल कर रहा है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी है और यहाँ पर सी है, 3 बिंदु हो गया। अच्छा देख लो, तुम ए सी बराबर क्या लिख सकते हो, बी सी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए सी बराबर बी सी, ठीक है। अच्छा दोनों पक्षों में ए सी जोड़ दो, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, चलो भाई दोनों पक्षों में ए सी हमने जोड़ा था, क्या हुआ देखो ध्यान से। पहले तो ए सी इधर है बराबर क्या हो गया बी सी, आप ए सी जोड़े तो प्लस इसमें भी ए सी जोड़ दीजिए, प्लस इसमें भी ए सी जोड़ दीजिए। अच्छा बताओ मुझे, ए सी और ए सी जोड़ोगे तो 2AC हो जाएगा, एकदम हो जाएगा सर। बी सी और ए सी है। अच्छा देख लो ध्यान से, आ जाओ रेखा के पास, देखो बाबू यहाँ पर बी सी है, ए सी है, पूरा जुड़ाएगा तो ए बी के बराबर आ जाएगा। तो बराबर में आप क्या लिख देंगे दोस्त, ए बी लिख देंगे। अब मुझे बताओ कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये सिद्ध हो गया 1/2 ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन था, तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा आ जाओ दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के पास हम लोग आते हैं, ठीक है। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसके हिसाब से हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमसे कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सही बात है, अभी हमने चित्र में देखा भी था, चित्र में बनाया था जब, तो हमने देखा था कि ए बी है और सी इसका क्या है, मध्य बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो कहा इसमें कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। तो सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अच्छा देखो दोस्त, यदि संभव हो तो मान लीजिए कि डी कोई अन्य मध्य बिंदु है। आपको तो मालूम है ए और बी दोनों किनारे वाला बिंदु है, और सी अभी आपने कहा था कि मध्य बिंदु होता है, तो हमने मान लिया कि डी एक मध्य बिंदु होगा। अच्छा देख लो, जब डी मध्य बिंदु होगा तो ए डी, देख लो ए डी बराबर आप डी भी लिख सकते हैं। जब डी मध्य बिंदु होगा तो ए डी बराबर डी भी लिख दिया गया है। अच्छा देख लो ध्यान से, परंतु ये दिया है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है। जब सी अगर मध्य बिंदु होगा, देखो दोस्त सी जब मध्य बिंदु होगा तो ए सी बराबर बी सी। तो चलो भाई ए सी बराबर बी सी, इसको समीकरण 2 और इसके पीछे वाला में जो ए डी बराबर डी बी माने थे समीकरण 1। चलो अब समीकरण 1 और समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, चलो समीकरण 2 में से 1 घटा दो, तो ए सी है तो ए सी लिख लो, माइनस देखो यहाँ पर ए डी है तो ए डी लिख दो, चलो भाई आ गया, और सी बी है तो सी बी लिख लो, देखो यहाँ पर सी बी है ना, इस तरीके से माइनस सी डी, और माइनस का आ गया डी भी लिख लो। अच्छा बताओ डी सी, ये माइनस डी सी, तो 2DC इधर आएगा तो DC बराबर 0, यानी इसका मतलब है, देखो ध्यान से हमने क्या किया कि AC माइनस ए डी है तो DC कैसे आ गया, देखो इधर आ जाओ, AC माइनस ए डी है तो यही तो बचेगा, तो CD, अब BC माइनस AC है तभी क्या बचेगा, BD बचेगा। तो यहाँ DC बचा, माइनस DC इधर लेकर आएंगे प्लस, तो ये DC एक आ रहा है प्लस, तो हो जाएगा 2DC बराबर 0, तो DC बराबर 0, तो C और D समपाती होंगे। स्पष्ट है कि प्रत्येक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, ठीक है। अच्छा आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के पास, कह रहा निम्न आकृति 5.11 में यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। अच्छा देख लो ध्यान से, AC बराबर BD आपका दिया है, सिद्ध करना है AB बराबर CD। आ जाओ देख लो आकृति कैसे बनाया है, और इस आकृति से देख रहे हो ध्यान से, यही है दोस्त, यहाँ ABCD, और आपके सवाल में क्या दिया था, AC बराबर BD। देखो ये AC है, ठीक है, और ये BD है, AC बराबर BD, देखो यहाँ से AC है, ये BD है, और AC बराबर क्या दे दिया, BD दे दिया। अच्छा ध्यान दो, अब क्या करना है ज़रा बताओ मुझे, AC बराबर, अच्छा AC जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा AC के लिए आप AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC हो गया। अच्छा ऊपर वाला के एक मान लीजिएगा, मैंने कहा कि AC अगर पूरा आपको प्राप्त करना है, AC प्राप्त करने के लिए AB में आप BC को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमने जोड़ दिया,
जब ये आएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। चलो भाई, जो बिंदु बी है वह ए और सी के बीच में स्थित है, तो ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर बिंदु बी ए और सी के बीच में स्थित है, तो बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। बी डी बराबर देख रहे हैं बी और डी बराबर बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब क्या होगा, समीकरण नंबर इसको कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। बिंदु सी और बिंदु बी डी के बीच में स्थित हो तो समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करना है। माने आपके क्या है, आपके पास समीकरण जो 1 आया था, एक में आपके क्या है ए बी है, फिर क्या है बी सी है, ये दोनों कट जाएगा, फिर बी सी है यहाँ पर प्लस सी डी है और बी डी से ए सी कट जाएगा, तो ये आ गया। अब ए बी और ए सी जोड़िए, चलिए आइए, ए बी और बी सी, देखो ए बी है और बी सी है, जोड़ेंगे तो ए सी आ जाएगा, एकदम आ जाएगा सर। तो आप यहाँ पर ए बी लिख लीजिए, अब बी सी प्लस सी डी है तो सी डी लिख दीजिए, और इस प्रकार हमने समझ। अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। कह रहा है कि यूक्लिड के अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जा सकता है। अच्छा देख लो ध्यान से, उत्तर में यूक्लिड के 5वें अभिग्रहित के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। चूँकि संसार के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है, तो इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। देख लो बच्चों, ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर जो 5.1 था ख़त्म होता है। धन्यवाद।